गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम, कैम सो दोस्तों। सो गाइज, हमारा इंतजार खत्म हो चुका है। आईबीपीएस एएफओ नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज रिलीज हो चुका है और बहुत सारे बच्चे इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, आईबीपीएस एएफओ की वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, है ना। तो आपका ये इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है, सस्पेंस जो था वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है और आपकी वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं, वैकेंसीज आ चुकी हैं। 485 वैकेंसीज हैं और आज हम जानेंगे कि ये वैकेंसीज किस किस बैंक में आई हैं, हमारा एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो किस किस कितना होना चाहिए, है ना। एज का कितना डिफरेंस हो सकता है, एज में हम आपके एलिजिबल है या नहीं है, तो वो सारा का सारा आज हम यहाँ पर जानते हैं। तो दोस्तों क्या है कि हमें जो इंतजार था इसके अंदर जो आपका वैकेंसीज का है या वैकेंसीज कितनी आई है, कम आई है, ज्यादा आई है, तो बहुत सारे बच्चे आज तक तो ये सोच रहे थे कि वैकेंसी आएंगी या नहीं आएगी। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि सर वैकेंसीज बहुत कम आ चुकी हैं। तो दोनों ही के केस के अंदर हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आपका इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आज ही रिलीज हुआ है और इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या है कि सभी जो आपकी एसओ के अंदर स्पेशल ऑफिसर की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें आईटी ऑफिसर, राज्यसभा अधिकारी, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, ये सारे होते हैं। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, जो हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम केवल किसकी बात करेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो सीरियल नंबर 2 वैकेंसी आपकी है। तो ये जो वैकेंसी है इसके लिए आपका शेड्यूल टाइम जो पूरा का पूरा बताया गया है कि कब आपका जो है एग्जाम फिल होगा, एग्जाम जो आपकी फिलिंग लास्ट डेट क्या है और आपका स्टार्ट कब होने वाला है। तो इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 तारीख से लेके और 23 आप जो है नवंबर तक इसको सभी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अगर आप एडिट करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो वो सारा का सारा मॉडिफिकेशन आप कब तक कर सकते हो, आप 23 ऑफ नवंबर तक कर सकते हो और कल आपका ये जो एग्जाम है वो फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो पेमेंट रहेगा वो भी सेम आपका 2 नवंबर से लेके आप 23 ऑफ नवंबर तक इसको जो है एप्लीकेशन के अंदर लिए आपकी पेमेंट है वो फिलअप कर सकते हो। और उसके बाद जो आपका कॉल लेटर होगा वो दिसंबर में ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं 1 वीक बिफोर एग्जाम जो है आपका जो कॉल लेटर होता है वो डाउनलोड हो जाता है। तो इसकी जो ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट दी गई है प्रीलिम्स के लिए वो आपकी 26 दिसंबर और आपका 27 दिसंबर दिया गया है 2020 का। और रिजल्ट जो है जैसा कि आप जानते हैं विद इन 15 डेज के अंदर रिजल्ट आपका आ जाता है, तो जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा और आपका मेंस का जो कॉल लेटर है वो भी जनवरी में ही रिलीज हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन जो मेन एग्जाम है इस बार 24 जनवरी, पहले आगे क्या होता था 28 29 जनवरी के करीब होता था, लेकिन 24 जनवरी यानी कि आपका टाइम पीरियड वहां कम हो गया है। तो नियर अबाउट आपका ऑलरेडी 20 या 22 दिन का ही टाइम रहेगा, क्योंकि 1-2 दिन आप क्या करते हो प्रीलिम्स के तुरंत बाद प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करते हो, है ना। तो 20 या 22 दिन का ही टाइम रहेगा प्रीलिम्स के बाद। तो यानी कि मेंस भी आपका पहले स्ट्रांग होना चाहिए प्रीलिम्स के साथ साथ। और ये भी नहीं है कि प्रीलिम्स को हम भूल जाएं। बहुत बार क्या होता है हम प्रीलिम्स को ये सोच लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जब तक आपका कहते हैं ना कि सीढ़ियां होती हैं, आपकी 3 सीढ़ियां है इसके अंदर, एक प्रीलिम्स की सीढ़ी है, एक मेंस की सीढ़ी है और एक आपकी इंटरव्यू की सीढ़ी है। तो दोस्तों जब तक प्रीलिम्स की सीढ़ी आप पार नहीं करोगे मेंस की सीढ़ी पार नहीं हो सकती है। लेकिन अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि आप ये भी नहीं कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस को भूल जाओगे। देखो इसको भी टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा तभी आपका, क्योंकि अगर प्रीलिम्स आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद मेंस में आपको अगर आना है तो मेंस के एग्जाम के लिए आपको यहां पर इक्वली 20 दिन के लिए फोकस करना पड़ेगा। तो 20 दिन में सारी स्टडी नहीं हो पाएगी। तो आज से ही हम क्या करें कि ऐसा शेड्यूल बनाएं कि हमारा प्रीलिम्स पे भी फोकस रखें और मेंस पे भी फोकस रखें। इंटरव्यू में कोई इतनी बड़ी खास बात नहीं होती है। इंटरव्यू में अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो सबसे मेन चीज होती है, तो उसके लिए कोई खास बड़ी चीज नहीं है। हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है पिछली बार बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेंस के लिए अच्छे थे लेकिन प्रीलिम्स में वो रह गए थे। तो इस बार ऐसी कोई भी गलती मत कर देना कि आप जो है प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर क्लियर ना कर पाओ और मेंस को बाद में जो है सोचो कि मेंस को क्लियर कर लेंगे। ऐसा नहीं है। आप पहले क्या कीजिए, प्रीलिम्स को भी प्रिपरेशन कीजिए और मेंस का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रखिए दोनों को, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, जो ऑनलाइन मेन एग्जाम है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा फरवरी के अंदर और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भी आपका फरवरी में आ जाएगा और इंटरव्यू भी आपका फरवरी में ही कंडक्ट हो जाएगा।
और प्रोविजनल जो अलॉटमेंट होता है आपके बैंकिंग की, तो वो आपका अप्रैल में, जैसे कि आप जानते हैं 1 अप्रैल को हो जाता है। तो गाइज वैसा ही यहाँ पर शेड्यूल बता दिया गया है। और उसके बाद आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो गाइज एलिजिबिलिटी जो आपका क्राइटेरिया है, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो सिटीजनशिप, आप जो है इंडिया के हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, तो इस कैटेगरीज के अंदर अगर आप आते हो तो आपको क्या है कि यहाँ पर इस एग्जाम को फिलअप कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आपका नेशनलिटी, एज, इन सभी के बेसिस पर क्या होता है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाता है। तो एज का आपका बोला गया कि मिनिमम एज आपकी 20 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। ये आपकी जनरल के लिए है, और जो आपकी बाकी कैटेगरीज हैं उनके लिए रिलैक्सेशन आपका दिया गया है, तो उस रिलैक्सेशन को चेक कर लेना। और इसमें अगर हम बात करें तो बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो कि आपका 2 नवंबर 1990 से पहले जन्म नहीं हुआ होना चाहिए उसका, और 1 नवंबर 2000 के बाद उसका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। देखिए गाइज यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और आपका डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2000 के बाद का है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप सब कुछ क्लियर कर सकते हो, बीएससी है आपके पास, एजुकेशन है, सब कुछ है ना, लेकिन अगर आप 2 नवंबर 1990 से पहले का आपका जन्म है तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। समझ में आया दोस्तों? तो ये आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना, है ना, कि जिसका भी एज अगर इससे पहले या इसके बाद का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मिनिमम एज आपकी 20 आपकी ईयर्स और आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसके अंदर बाकी सभी के लिए आईटी ऑफिसर, आपका राज्यसभा अधिकारी, लॉ ऑफिसर सभी के लिए दिया गया है, लेकिन हमारे लिए आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इंपॉर्टेंट है, तो यही हम बात करेंगे। तो देखिए गाइस यहां पर क्या है कि जो 4 ईयर की डिग्री अगर आपने की है, किससे, एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस या पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, फिशरी साइंस से आते हैं, पीसी कल्चर से आते हैं, उनके लिए रेगुलर वैकेंसीज बहुत कम रिलीज होती हैं। और आपका एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के बच्चों के लिए तो फिर भी आपकी एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ऐसी वैकेंसीज आती रहती हैं। लेकिन यहां अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पीसी कल्चर या फिशरी कल्चर या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस से है या एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट से है, उन लोगों के लिए भी एक सुनहरा मौका है। वेटनरी साइंस से या डेयरी साइंस से जो पर्सन है उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये एग्जाम को क्लियर करने की। और बहुत सारे बच्चों में मन में डाउट होता है कि सर हम एग्रीकल्चर कैसे पढ़ पाएंगे। देखो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है इसके अंदर, ये नहीं कि हम इतना बड़ा ब्रॉड ये होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करते हो गाइज, आप इस जॉब को ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका ये जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, पहले इसका क्या होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू का एग्जाम होगा। तो मेंस आपके प्रीलिम्स के लिए क्या क्या रहता है, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज रहती है, रीजनिंग रहती है और आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में भी 50, रीजनिंग में भी 50 और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 50 क्वेश्चन ही रहते हैं। लेकिन इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका कितना होता है, आपके इंग्लिश के लिए 25 मार्क्स होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है दोस्तों। और रीजनिंग की अगर बात करें तो उसका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का होता है ना। और हर एक सेक्शन के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 मिनट डिवाइड किए गए हैं। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो क्या होगा, आपका इंग्लिश का सेक्शन सबसे पहले कंप्लीट होगा, जब 40 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप रीजनिंग पे आ सकते हो, रीजनिंग खत्म करोगे तभी आप मैथ पे आ सकते हो। उसके लिए शेड्यूल्ड टाइम रहता है पहले से, आप डिसाइड नहीं कर सकते उस चीज को, वो पहले से ही डिसाइड रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान से रखना कि इसके अंदर टाइम शेड्यूल जो है मैनेजमेंट पहले ही होता है, फिक्स रहता है। पहले आप इंग्लिश को कंडक्ट करोगे, उसके बाद ही आप रीजनिंग में जाओगे, रीजनिंग को कंडक्ट किया उसके बाद ही क्वांट में जाओगे आप लोग, है ना। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इंग्लिश वाला टाइम रीजनिंग में निकाल रहे हो, रीजनिंग वाला टाइम क्वांट में निकाल रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 40 मिनट रीजनिंग के लिए रहेगा, 40 आपका मैथ के लिए रहेगा, 40 ही आपका इंग्लिश के लिए रहेगा। और इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है और ओवरऑल कट ऑफ भी होता है। और बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलतियां ये करते हैं
कि आपकी इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए वो सोचते हैं कि इसमें हम एक में मार्क्स अच्छे ले लेंगे, दूसरे में मार्क्स अच्छे नहीं ले पाएंगे, ऐसा कुछ होता है। लेकिन ऐसा क्या है कि इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहे, तीनों एग्जाम को आप टफ ही मान के चलिए, है ना। तीनों एग्जाम को ऐसे मान के चलिए कि तीनों ही टफ आने वाले हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करेंगे, तो हमारा बेस्ट देना है हमें, है ना। कम से कम एक सब्जेक्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाइए जो आपका मार्क्स को स्कोरिंग करने का काम करे, है ना। जैसे कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसको और बेटर बनाइए। कई बार क्या होता है, हमें जो अच्छे टॉपिक आते हैं हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि ये तो हमें आता है, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है उस टॉपिक को और अच्छा कीजिए ताकि आपके मार्क्स और ज्यादा अच्छे आ सकें, है ना। और आप प्लीज ये चीज ध्यान रखना, पिछले 2 साल से आपका सिंप्लीफिकेशन जो है वो नेग्लेक्ट किया जा रहा है ना। तो हो सकता है आ भी जाए और हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन सिंप्लीफिकेशन अगर आता है तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए इजी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के द्वारा क्या होता है, आपका उसमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ही तो होता है, ये कोई टॉपिक नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको टॉपिक मान के चलते हैं, अरे भाई ये टॉपिक नहीं है, ये आप ये मान के चलिए कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कैसे इजी करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, मैथ का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इस चीज को सोल्व आउट करने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसके अंदर समझ में आया। तो आपको कैलकुलेशन इजी करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, जो आपका प्रीलिम्स में अगर कट ऑफ क्लियर करते हो सेक्शनल और ओवरऑल तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हो। और मेंस में आपके प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चंस रहते हैं और 60 मार्क्स ही रहते हैं। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों रहेगी इसके अंदर, है ना। और आपका 45 मिनट इसके लिए ड्यूरेशन होता है और इसमें आपको कंडक्ट करना होता है एग्जाम दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपका जो प्रीलिम्स के एग्जाम के मार्क्स हैं वो इसमें नहीं ऐड किए जाते हैं, केवल आपके मेंस के एग्जाम के मार्क्स जो है ऐड किए जाते हैं। और देखिए इसके अंदर इंग्लिश में जो आपका एक क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क्स दिया जाता है, तो देखो इसमें अगर आप नेगेटिव करते हो, दोनों में ही, प्री में भी आपका और मेंस में भी दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1/4, है ना। तो याद रखना आपका अगर हाफ मार्क्स ये होता है ना, यानी कि 0.5 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए दिया जाता है, तो इसके लिए याद रखना 1/4 इसका, हाफ का 1/4 आपका डिडक्ट किया जाएगा। यहां पर ये नहीं है कि आपका 0.25 डिडक्ट किया जाएगा, 0.50 डिडक्ट किया जाएगा, नहीं, आपका 0.125 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे आपके क्वेश्चन के। समझ में आया। अगर आप गलत करते हो तो ये चीज ध्यान करना, कई बार इस बच्चे ये भी बच्चों को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो वो सब आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसीज, ये हम जान लेते हैं क्योंकि इसका ही सस्पेंस था सबसे बड़ा। तो आपकी मेनली 3 बैंक ने, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और आपका जो है यूको बैंक, इन तीनों बैंक ने बचा लिया, वरना वैकेंसी तो बहुत कम होने वाली थी ना। कैनरा बैंक पिछले साल से बचाते ही आ रहा है। कैनरा बैंक के अंदर जो ओवरऑल वैकेंसीज हैं वो टोटल 290 है। इसके अंदर एससी के लिए 43 है, एसटी के लिए आपका 21 है, ओबीसी के लिए 78 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 है और अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 119 जो है वो आपकी पोस्ट एलिजिबल है। और बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपकी एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 12 और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और अनरिजर्व्ड के लिए 20 वैकेंसीज है और टोटल आपकी 45 वैकेंसीज हैं। और उसके बाद यूको बैंक, यहाँ पर आपकी 22 एससी के लिए है, 11 एसटी के लिए है, 40 आपकी ओबीसी के लिए है और 15 ईडब्ल्यूएस के लिए है और अनरिजर्व्ड के लिए 62 है और टोटल आपकी 150 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। और कहीं ना कहीं देखिए, ये मत पूछना कि सर वैकेंसी बढ़ सकती है नहीं बढ़ेंगी, देखो भाई कोई नहीं पता होता, ना तो मैं आईबीपीएस में लगा हुआ हूँ और ना ही कोई और आईबीपीएस में लगा हुआ है ना। तो किसी को कुछ नहीं पता है, ये बैंक को ही पता होता है कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ेगी तो कम से कम इसी पे फोकस कीजिए। अब हम आते हैं कि वैकेंसी कम है या ज्यादा है ना। तो इसमें प्लीज ध्यान रखना कि आपकी जो वैकेंसीज है ना वो मेरे हिसाब से सही है, कोई मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कम ज्यादा, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए, बैंक मर्जिंग को देखते हुए ये वैकेंसी चलो अगर कम भी है तो भी हमें इसमें मानना पड़ेगा कि हाँ हमारे लिए सफिशिएंट है। क्योंकि एक सिंगल पर्सन को अगर मैं आज एग्जाम देने जाता हूं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू केवल एक वैकेंसी मेरे लिए होनी चाहिए, है ना। मैं क्यों देख रहा हूं भाई आपकी 1200 वैकेंसी आ रही है, 2000 आ रही है, 8000 आ रही है। अगर मैं मेहनत करता हूं और मेरे पास एक वैकेंसी भी है तो भी मैं उसके लिए एलिजिबल हूं और मैं उसके लिए फाइट करने वाला हूं।
है ना। तो ये नहीं करना है कि हमारी कैटेगरीज के अंदर कितनी वैकेंसी आई है, ये आई है नहीं आई, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको जस्ट फोकस करना है एग्जाम के ऊपर, आपको 100% देना है और रिजल्ट आपके हाथ में होगा, है ना। तो इसके लिए ध्यान रखना। तो प्लीज इसके लिए अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए कि वैकेंसी कम आई है ज्यादा आई है। आपके लिए एक ही वैकेंसी है और आप उसी एक वैकेंसी के ऊपर फोकस करने वाले हो, टारगेट करने वाले हो, और वही वैकेंसी के ऊपर फोकस करते रहिए, टारगेट करते रहिए, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपका ज्यादा समय ना गंवाते हुए इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि प्रिपरेशन अच्छी कीजिए और जहां से भी कर रहे हो जो भी स्टडी मटेरियल है उसको 100% देते हुए अपना ज्यादा फोकस कीजिए कि सेल्फ स्टडी के ऊपर और खासकर एक बेटर गाइडेंस के अंडर में, है ना। तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और हम आपका कल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। हम बहुत सारी पोस्ट और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते रहेंगे, किसके अंदर, टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो आप वहां जो है ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप सभी बच्चों के लिए बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। आप हर एक एग्जाम को क्लियर कीजिए और जहां भी डाउट आता है, अगर आपको नॉर्मल डाउट आ रहे हैं तो प्लीज आप उनको पूछते रहिए। आपके लिए ये जो है कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सर्विस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।